नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आता जाता है, धड़कनें बढ़ती जाती हैं, घबराहट होने लगती है। लेकिन ये घबराना नहीं है, आराम से तैयारी को अंतिम रूप देना है और चीज़ों को एक एक करके रिकॉल करना है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हमेशा की तरह प्रीवियस ईयर्स के पेपर को आज फिर से लगाते हैं। देखा जाए कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन से कैसे आए थे, लेवल कैसा था। पहले प्रश्न की अगर बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका राज्य सूची, एक क्या होता है भैया, राज्य सूची, और दूसरा होता है संघ सूची। ठीक है, तो ये चीजों को हमें बारीकी से थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी चारों ऑप्शन जो लगे हुए हैं, चारों के चारों 7वीं अनुसूची में ही आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ राज्य सूची में है, कुछ संघ सूची में है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, बांटों और बापों मापों के मानक नियत करना, मतलब बांट और माप जो होता है उसका जो मानक नियत करना होता है, ये संघ सूची का काम है। किसका काम है भैया, संघ सूची का काम है। इसके अलावा आपका अस्पताल, औषधालय, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक व्यवस्था, ये सब जितनी चीजें हैं ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वैसे आंसर जो होगा आपके अनुसार, मेरे अनुसार भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, कर्नाटक होगा। सभी जानते हैं कर्नाटक में कोलार की खाने हैं जो है सोने के लिए फेमस हैं। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा गोल्ड का उत्पादन होता है। ठीक है, कोलार की खानों से, इतना तो जानते ही हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर प्रश्नों की भाषा पर ध्यान दें और जो रिजल्ट आउट किया था एसएससी ने, जो रिजल्ट मार्क किया है, उस रिजल्ट की अगर बात करूं तो आंसर पलट जाएगा। अब आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बिहार। अब बिहार कैसे भैया, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भाषा पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भंडार है, निकाला नहीं जा रहा है। ठीक है, खोदा नहीं जा रहा है, भंडार है। ठीक है, कहने का मतलब बिहार में सबसे बड़ा सोने के अयस्क का भंडार का पता चला है, लेकिन अभी उसकी खुदाई नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बिहार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रिट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपका है, इसका राइट आंसर है 226, उच्च न्यायालयों में रिट से संबंधित है। वही अगर अनुच्छेद हम 76 की अगर बात करें, या हाँ अनुच्छेद 76 की बात कर लें जो है, तो अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो महान्यायवादी से है। किससे है भैया, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति के द्वारा, महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद अगर 32 की बात करूं जो है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा भैया, कौन सा उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको जरा खोल के अगर बात करूं आपसे जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब ये है कि हमको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32। ठीक है, न्याय पाने के लिए, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 226 हो ही गया। ठीक है, अनुच्छेद 126 की अगर बात करूं जो है, तो अगर अगर मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त है तो राष्ट्रपति उसकी जगह जो है कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद जो 32 है ना, वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा या बाहर होंगे वो। ठीक है, उनका कार्य कौन देखेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, इतनी सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत का कौन सा आर्थिक संस्थान निवेशकों को स्टॉक मार्केट में सुरक्षा प्रदान करता है। तो भैया है सेबी, जिसको आप कहते हैं क्या, SEBI, सेबी। ठीक है,
अक्सर इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड। भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ठीक है, चलिए आंसर की बात करेंगे। पहले हम थोड़ा समझ लें कि बल्क ड्रग पार्क क्या होता है। ठीक है, देखिए बल्क ड्रग पार्क को एपीआई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? एपीआई। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है भैया? एक्टिव, ACTI भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर इच्छुक आप हैं तो नोट कर सकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल PHARMACEUTICAL, फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इंग्रीडिएंट, इंग्रीडिएंट INGREDIENT, इंग्रीडिएंट। ठीक है, अब ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? इसका मतलब होता है भैया कच्चा माल। एक्चुअली जो दवाएं बनती हैं ना, उन दवाओं के लिए जो कच्चा माल होता है उसी को एपीआई कहा जाता है। तो आपके जो बल्क ड्रग पार्क होते हैं ना, इनका काम यही होता है दवाओं के लिए कच्चा माल का उत्पादन करना। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पहला बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात। कहाँ स्थापित हुआ भैया? गुजरात। गुजरात में अगर पूछिए कहाँ हुआ तो ध्यान रखिएगा भरूच जिला। कौन सा जिला भैया? भरूच जिला। भरूच में अगर पूछे तो कहाँ हुआ भैया? ध्यान रखिएगा जंबूसर, जंबूसर। ठीक है, गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर में जो है भारत का पहला बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो जो बनास नदी है ना, बनास नदी का उद्गम स्थल ये क्या है? राजस्थान में है। ठीक है, बनास नदी को होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। होप ऑफ फॉरेस्ट, आशा का जंगल, होप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है बनास नदी को। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बनास नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो बनास नदी की उत्पत्ति जो है चंबल से हुई है। चंबल नदी की ये उपनदी है। ठीक है, चंबल का अगर पूछे कि चंबल की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो चंबल जो है गंगा नदी की उपनदी है। ठीक है, बनास नदी जो है ये चंबल नदी की उपनदी है और चंबल नदी गंगा नदी की उपनदी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी कहाँ बहती भैया? मध्य प्रदेश में, जानते ही हैं। हाँ, जबलपुर नर्मदा नदी फेमस है। ठीक है, और बात करते हैं मेन पॉइंट की कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ है भैया? अमरकंटक। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक जो है ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यहीं पर अमरकंटक में नर्मदा कुंड है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान रखिए, नर्मदा नदी हो, चाहे माही नदी हो, चाहे तापी नदी हो, ये जो है उल्टी बहने वाली नदियां हैं। उल्टी बहने वाली नदियां मतलब क्या है? ये पूर्व से पश्चिम बहती हैं। किधर बहती हैं? पूर्व से पश्चिम बहती हैं। एक चीज और बता दूं यहाँ से, पूर्व से पश्चिम बहने वाली जो नदियां हैं ये अरब सागर में जाके गिरती हैं, और पश्चिम से जो पूर्व नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गंगा। ठीक है, चलिए इन सब एक क्वेश्चन अभी आगे इसी टाइप का और रिलेटेड है, उसमें बात करेंगे जो है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं तापी। ठीक है, तापी को आप जो है ताप्ती नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो तापी नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा पर्वत, और माही का उद्गम स्थल है विंध्याचल श्रेणी। ये तीनों ही नदियां, मतलब माही, तापी, नर्मदा, तीनों ही एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बनास आपका कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोजर फेडरर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चूंकि 2022 का पेपर आपको मैं करा रहा हूँ
तो भैया 2022 का या 2021 का करंट अफेयर पूछेगा ही, ठीक है। तो आप बार बार मैं आपसे बताता हूँ कि पेपर जैसे आपका आया था, जो भी क्वेश्चन आए थे सेम वैसे ले लेता हूँ, कोई चेंज मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। चलिए, अभी बात हुई थी ना जो है वहाँ पीछे, हाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जो मिलने वाली नदी है वो है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ठीक। अब बाकी नर्मदा, माही, तापी जो है ये कहाँ जाके मिलती हैं? नर्मदा है, माही है, तापी है, और आपका साबरमती है, सिंधु नदी है, ये सब सब नदियां जो है अरब सागर में जाकर के मिलती हैं, ठीक है। अब पीछे मैंने आपको बताया था ना, ये उल्टा बहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, ध्यान रखिएगा, कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। अब जरा एहोल की बात कर लें भैया। एहोल किसकी राजधानी थी? तो एहोल की जो एहोल जो है ये चालुक्य वंश की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश, ठीक है। रायचूर दोआब की अगर बात करें तो रायचूर दोआब जो है, दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान, दो आब ना। तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो स्थान है उसको रायचूर दोआब कहा जाता है। पुहार की अगर बात करूं, पुहार, पुहार जो है ये चोल वंश का क्या था? राजधानी थी, चोल वंश, ठीक है। अच्छा, चोल वंश, चोल वंश ना, चोल वंश की राजधानी हो गई। फुहार आपका ना उस समय का बहुत ही फेमस बंदरगाह भी था ये चोल वंश का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, हाँ। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? अब डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आराम से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, आराम से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है? इनकी सामाजिक समस्याएं हैं, क्योंकि इनसे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। सही बात है। बांध जो होते हैं, बांध की वजह से क्या, बड़े बांध जो होते हैं इनकी वजह से क्या होते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में किसान और आदिवासी क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। दूसरा क्या है? इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती, जाहिर सी बात है। जहां पर भी बड़े बांध बनेंगे उस बड़े बांध के 10 किलोमीटर के एरिया में पूरे के पूरे जंगल और जो भी वहाँ वन्य जैव विविधता है वो सब क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो सोचने की जरूरत है इस पे, सरकार को, एजेंसियों को, ठीक है। हम अपने सुविधा के चक्कर में, अपने भोग विलास के चक्कर में जो है ये सब चीजें हम भूल जाते हैं और आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं हमारे लिए, ठीक है। इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। और फिलहाल अगर आंसर की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही इसका सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। मतलब बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन क्या है? सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करूं, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करना है इसके बारे में। हाँ, एक चीज और जरूर पूछूंगा आपसे कि यूनिसेफ इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताना है आपको। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? ये दो चीजें आपको कमेंट करके बतानी है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है, घुमा फिरा के आएगा जरूर, ठीक है। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 23 जून, 23 जून, ठीक है, 1757, ठीक है, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था भैया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था ये प्लासी का युद्ध, ठीक है।
प्लासी का युद्ध, प्लासी का मैदान कहाँ, ये बंगाल में है। ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। हार का कारण था उनका सेनापति मीर जाफर गद्दार जाकर के अंग्रेजों से मिल गया। ठीक है, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और इन लोगों ने उनको क्या किया, मार दिया। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई। अच्छा, एक और यहीं से जो है भारत में, इसी युद्ध के बाद भारत में जो है अंग्रेजों ने क्या किया, अपने पैर जमा लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? भैया मानसरोवर है, प्रेमचंद की रचना है मानसरोवर, कहानी संग्रह है ये। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, कफन बहुत महत्वपूर्ण है, कफन पूछ की रात। 1 मिनट, ये गलत हो गया, सही कर दूंगा उसको, जो है कफन, कफन, कफन जो है, इसको ध्यान रखें, कफन कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद का, धनपत राय जिनका उपनाम था। ठीक है। हाँ, तो मानसरोवर, कफन, ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद की क्या है, प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, गोदान, कौन सा भैया, गोदान पूछा जाता है। गबन, ठीक है, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब क्या है, इनके उपन्यास हैं। निर्मला, ठीक है, ये सब नाम ध्यान रखिएगा, निर्मला। ठीक है, ये सब मुंशी प्रेमचंद की क्या है, फेमस कृतियां हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पंडित रविशंकर। ठीक है। मेन बात करें, 1999 में पंडित रविशंकर को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। क्या मिला था भैया, भारत रत्न मिला था। ठीक है। अच्छा, 5 बार, 5 बार, कितने बार, 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है पंडित रविशंकर को। आपसे अगर पूछा जाए कि पहली बार कब मिला था ग्रैमी अवार्ड, ध्यान रखिएगा 1997, 1967 में, 1967 में। अच्छा हाँ, 1967 की अगर बात आई तो 1967 में आपको पद्म भूषण प्रदान किया गया था, और 1981 में विभूषण, पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट ध्यान हो गए। और एक चीज और ध्यान रखिए, पंडित रविशंकर संमत किसे, सितार से है, तो लिखा ही है, क्वेश्चन में लिखा ही है ना। तो सारी बातें हो गई, क्लियर हो गई ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ स्थित है? भैया यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में। अब आपसे अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आगरा में है। आपका जो ताजमहल है ना, ताजमहल से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर पर है जो है ये आराम बाग। आराम बाग को राम बाग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, राम बाग। अगर आप कभी नाम आपसे पूछ ले राम बाग कहाँ स्थित है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है राम बाग, इसी को आराम बाग भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था, तो क्लियर होगी बात। जो कम बनवाया था, ये ध्यान रखिए 1528 में, 1528 में। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिए, भारत में बना हुआ ये पहला फारसी उद्यान है। क्या है, फारसी उद्यान। ठीक है, फारसी उद्यान। अच्छा, इसका उपयोग क्या था, बाबर यहाँ आकर के ना आराम फरमाता था। ठीक है, एक बाग है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ताजमहल के बाद लोग अक्सर देखने इसको जाते हैं जो है। तो ये भारत में बना हुआ पहला फारसी उद्यान है या मुगल गार्डन है। ठीक है। तीसरी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं अब 17 की। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है विप्रो। ठीक है, क्या है भैया, विप्रो, ये ध्यान रखना है आपको। करंट अफेयर क्वेश्चन है, ज्यादा इस पर ध्यान में दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, देखिए औद्योगिक अगर बात हो तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना है आपको। अक्सर पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज को आधार बनाया गया था, तो भारी उद्योगों का विकास, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ध्यान रखिएगा महाल नोबिस मॉडल, नेहरू महाल नोबिस मॉडल, महाल नोबिस। ठीक, नेहरू महाल नोबिस से मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी भैया, 1956 से लेकर के 1961 तक थी। ठीक है, और ये भारी उद्योगों पर आधारित थी।
क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करूं तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करूं तो बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है? कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती हैं। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो टूट जाती हैं और शरीर के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पर जो है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम सर्जरी करते हैं, विकिरण चिकित्सा करते हैं, भौतिक चिकित्सा करते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं? तो रेडियोथेरेपी, ध्यान रखिएगा, विकिरण चिकित्सा। ठीक है, बड़ी मात्रा में विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा करती थी। विकिरण चिकित्सा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट फोम का एक उदाहरण है? तो स्पंज, ध्यान रखिएगा, स्पंज जो है ये कोलाइट फोम का उदाहरण है। स्पंज है, रबर है, ये सब कोलाइट फोम है। अच्छा, कोलाइट क्या होता है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। कोलाइट क्या है? एक आपका बिस्मांगी मिश्रण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हरनाज कौर संधू एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक हैं जिन्हें डैश 2021 का ताज पहनाया गया, जिसका राइट आंसर है मिस यूनिवर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए? रद्द कर दिए गए से कंफ्यूज मत होइएगा, कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का निवारण, अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो ऑप्शन है इसका गलदान नामचोट, गलदान नामचोट इसका राइट आंसर है। अब 3 ऑप्शन की और बात कर लेते हैं। लोसर, देखिए लोसर, सरहुल, टिसू। ठीक है, लोसर की बात करूं तो ये भी क्या है? बौद्ध धर्म का त्योहार है, तिब्बतियों का त्योहार है, तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है। क्या है लोसर? ये नववर्ष है, लद्दाख का नववर्ष या तिब्बतियों का नववर्ष है भैया लोसर त्योहार। ठीक है, दिसंबर के महीने मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल की अगर बात करूं तो सरहुल का संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ से है। कहाँ नहीं, ओ सॉरी, झारखंड से है। कहाँ से भैया? झारखंड के जो आदिवासी हैं, जनजाति वहाँ की जो है, वो मनाते हैं। क्या करते हैं इसमें? साल वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि साल वृक्ष को जलाने की लकड़ी देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। ठीक है। तो झारखंड का त्योहार है सरहुल। ठीक है, टूसू, टूसू भी जो है ये झारखंड का ही त्योहार है और जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट प्रश्न है, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जब आ गया तो ध्यान रखिए कौन? ममता दीदी, ममता बनर्जी का राइट आंसर है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हर बार मैं एक ही बात करता हूँ कि जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा मेरे भाई। ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।